हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 51 री एग्ज़ाम 18-19 अप्रैल को है। साथ ही साथ जीआईसी प्रयोक्ता और जीडीसी के लिए भी आपका जो ग्रुप चल रहा है उसमें आपने देखा कि जो भी आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको थियरी के रूप में डिस्कस किया जा चुका है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी गई है। इस प्लेलिस्ट में आपको आपका जो सिलेबस है ना उस पर आधारित सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 51 की, तो आप चैनल में चले जाइएगा, इसका प्लेलिस्ट ओपन करिएगा और इसका जो व्यू प्लेलिस्ट है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो विज्ञापन संख्या 51 के लिए जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, जितने भी आपके टॉपिक हैं, थियरी के रूप में सारी क्लासेज आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपके मॉडल पेपर भी आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। अब तक 11 मॉडल पेपर आपके हो चुके हैं और मॉडल पेपर के साथ साथ आपका टेस्ट भी लिया जाता है। अगर आप पेड ग्रुप में होंगे तो अब तक जितने भी आपके टेस्ट हुए हैं या फिर आपकी थियरी की जितनी भी क्लासेज हुई हैं उनकी कंप्लीट पीडीएफ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें। और इस समय क्योंकि एक एक क्षण आपका बहुत ही कीमती है, तो हम यही चाहते हैं कि आप लास्ट टाइम में जितना अधिक पढ़ सकें उतना अधिक पढ़ें और जितना अधिक हो सके उतना रिवीजन भी आप लोग करते रहें। जो लोग दोस्तों ऑलरेडी पेड ग्रुप में हैं उनको इसका फ़ायदा मिल ही रहा है और जो लोग नहीं हैं अगर वो चाहें तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर एक पीडीएफ होगी, उसको डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए। ग्रुप के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या फिर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत आपके कुल मिला के केवल 6 यूनिट हैं, लेकिन ये जो 6 यूनिट हैं मतलब आप ये कहिए कि 6 यूनिट कहने के लिए हैं। टॉपिक आपका काफ़ी लंबा है और फिर भी आपके जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे डिस्कस किए जा चुके हैं। और मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले एक बार प्लेलिस्ट ओपन करके जितने भी आपके टॉपिक क्लियर नहीं हैं उनको एक बार आप देख जरूर लीजिएगा और पीडीएफ से उनका रिवीजन भी आप लोग कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के बिफोर आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो अब तक जितने भी 11 मॉक टेस्ट करवाए गए हैं उनके लिए भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आज चलिए शुरू करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 12। तो पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी इलाकों से निकलती है। दोस्तों आपकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री आदि तमाम टॉपिक, साथ ही साथ जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड हैं और आईसीटी की क्लास, यूजीसी यानी कि रोल ऑफ यूजीसी, सारी क्लासेज आपकी हो चुकी हैं। और अब जो प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हालांकि गंगा नदी तंत्र भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और जो लोग पढ़े हैं भूगोल के अंतर्गत गंगा रिवर सिस्टम, उनके लिए प्रश्न आसान होगा। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी इलाकों से निकलती है। ऑप्शन में सोन नदी है, शारदा या सरयू नदी है, गोमती या रामगंगा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या रहेगा, गोमती नदी। अब कितने लोग जानते हैं कि गोमती नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, किस ज़िले से होता है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो गोमती नदी है इसका जो उद्गम है ये पीलीभीत से होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि पीलीभीत से इसका उद्गम होता है। पीलीभीत में एक झील है फुलहर झील, ठीक है। ये फुलहर झील जो है कहाँ पर है, पीलीभीत में है। तो उसी के पास गोमत ताल से गोमती नदी का उद्गम माना जाता है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 900 किलोमीटर है। 900 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में कहाँ पर, सैदपुर कैथी, तो ये जाके गंगा में मिल जाती है। तो यानी कि जो गोमती नदी है ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, ठीक है। और गोमती की भी कई सहायक नदियां हैं जिसमें गचाई है, सई है, जोम कोई, बरना, चूहा नदी, सरयू नदी, गिरी, कल्याणी और कठन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महोगनी, ऐनी, आबनूस, शीशम निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्ण श्रेणियों से संबंधित हैं। महोगनी एक वृक्ष होता है, ऐनी, आबनूस और शीशम ये सारे जो पेड़ होते हैं। प्रश्न है कि किस प्रकार की वन श्रेणियों से संबंधित हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन या फिर तटीय एवं दलदली वन। तो दोस्तों यहाँ पर जो महोगनी, ऐनी, आबनूस और शीशम होते हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित वृक्ष हैं। यानी कि ये जो पेड़ होते हैं
ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं। देखो दोस्तों, ये अच्छी तरह से स्तरीकृत होते हैं, जिनकी परतें जमीन के करीब होती हैं और झाड़ियों और लताओं से ढकी रहती हैं, जिनमें छोटी संरचना वाले पेड़ होते हैं तथा इसके बाद विभिन्न प्रकार के ऊंचे पेड़ भी होते हैं। इन वनों में पेड़ अक्सर 60 मीटर या उससे भी अधिक ऊंचे होते हैं। पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। यूँ तो ये जंगल साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं, लेकिन इन वनों में पाई जाने वाली प्रजातियों में शीशम, महोगनी, ऐनी, आबनूस आदि शामिल होते हैं। अगर देखा जाए कि इनका लोकेशन क्या रहेगा दोस्तों, ये जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये पाए कहाँ पर जाते हैं, तो क्योंकि ये वर्षा से संबंधित होते हैं, ऐसे स्थानों पर ये पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा जो है ये 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये जो वन होते हैं ये कहाँ पर मिलते हैं, तो ये आपको मिलेंगे पश्चिमी घाट पर। जो पश्चिमी घाट के ढलान होते हैं जैसे कि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्वी भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप में ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। यूपीपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है और अक्सर ये प्रश्न रिपीट होता रहता है। तो दोस्तों याद रखना कि भारतवर्ष की जो पहली चीनी मिल थी ये स्थापित हुई थी 1903 में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो चीनी मिल थी यह प्रतापपुर रामपुर में यानी कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की गई थी 1903 में। और यह सबसे पहली सफल और सबसे पुरानी चीनी मिल मानी जाती है। यह मिल यूपी बिहार सीमा पर स्थित है, जो 2005 में बजाज हिंदुस्तान शुगर ने अधिग्रहित भी कर लिया है। यह चीनी और एथेनॉल दोनों का उत्पादन करती है और पूर्वी यूपी में गन्ना किसानों के लिए एक प्रमुख केंद्र मानी जाती है। ठीक है ना, तो वर्तमान समय में ये जो चीनी मिल है ये बजाज हिंदुस्तान शुगर के द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है। अगला क्वेश्चन है, झुंझुनू, बालाघाट और सिंहभूमि कौन कौन सा स्थान, झुंझुनू, बालाघाट और सिंहभूमि निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। झुंझुनू, बालाघाट और सिंहभूमि ये जो स्थान हैं ये किस खनिज के खनन के लिए जाने जाते हैं। इस्पात, तांबा, कोयला या फिर बॉक्साइट। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा तांबा। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तांबे का भंडार दोस्तों मुख्य रूप से झारखंड में सिंहभूमि में, बालाघाट ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मतलब सिंहभूमि कहाँ पर है, झारखंड में है। बालाघाट में भी तांबा मिलता है जो कि मध्य प्रदेश में है। और राजस्थान के झुंझुनू और अलवर दोनों जिलों में पाया जाता है। कौन सा तत्व, तांबा। तांबे का छोटा मोटा उत्पादन मतलब थोड़ा सा उत्पादन गुंटूर में भी होता है जो कि आंध्र प्रदेश में है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग और हसन जिले में, और तमिलनाडु का जो आरकोट जिला है यहाँ पर भी तांबा मिलता है, लेकिन मतलब कम मात्रा में। मुख्य रूप से जो तांबा है ये कहाँ पर मिलता है, झारखंड में मिलता है, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में मिलता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है। अब जैसा कि आप जानते हैं कोयले की जो प्रमुख 4 प्रजातियां होती हैं, 4 प्रकार का कोयला होता है, तो इसमें सबसे अच्छा जो कोयला माना जाता है, देखो दोस्तों आप जानते हैं जो आपका कोयला है ना ये क्या है, ये कार्बन से बना होता है। यानी कि कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी उतने ही अच्छी कैटेगरी का, उतनी ही उत्तम श्रेणी का कोयला माना जाता है। तो एंथ्रेसाइड में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है, तो विकल्प ए आपका करेक्ट होगा। यह उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो लौ होती है ना ये नीली नीली जलती है, इसमें धुआं बिल्कुल भी नहीं निकलता है। कोयला एक कार्बनिक पदार्थ है। जब जंगल के बड़े हिस्से तलछट के नीचे दब जाते हैं, नीचे से ताप जो धरती का ताप है और ऊपर से दाब जो पृथ्वी का दबाव होता है, उसके कारण क्या होता है, लकड़ी जल जाती है और विघटित हो जाती है और इस प्रक्रिया में कोयला बनता है। हालांकि यह 1-2 महीने, 1-2 साल, 10-20 साल की प्रक्रिया नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है। ठीक है, कई हज़ार वर्ष लगते हैं। कार्बन सामग्री के आधार पर कोयले का जो वर्गीकरण है दोस्तों, तो सबसे बढ़िया जो कोयला होता है ये एंथ्रेसाइट होता है। यह उच्चतम कैलोरी युक्त सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की जो प्रतिशतता होती है ये 80 to 95% होती है। नीली लौ के साथ जलता है धीरे धीरे, और यह केवल जम्मू कश्मीर में काफ़ी मात्रा में मिलता है। हालांकि अन्य जगहों पर पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा जो होती है ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है। दूसरे स्थान पर आता है बिटुमिनस। तो इसमें जो कार्बन होता है दोस्तों ये 60 से 80% के बीच में रहता है बिटुमिनस। हालांकि यह भी अच्छी क्वालिटी ही मानी जाती है।
और इसमें भी कैलोरी का मान उच्च होता है। और ये जो बिटुमिनस कोयला होता है ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो बिटुमिनस के कई भंडार आपको झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। लिग्नाइट यह तीसरे प्रकार का कोयला माना जाता है और ये तीसरे नंबर पर आता है, यानी कि इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 40 से लेकर 55% के बीच में रहती है। इसमें नमी ज़्यादा होती है, मतलब ये धुआं देता है भूरे रंग का, और ये जो मतलब जब जलाया जाता है तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है। राजस्थान, लखीमपुर कौन सा, लखीमपुर खीरी नहीं, असम वाला, राजस्थान, लखीमपुर और तमिलनाडु में लिग्नाइट के भंडार पाए जाते हैं। और चौथे प्रकार का कोयला, मतलब इसे माना जाता है कि अभी ये पूर्ण रूप से कोयला बना नहीं होता है, ये अपूर्ण कोयला माना जाता है, ये होता है पीट। तो पीट में कम कैलोरी मान होता है, 40% से कम कार्बन होता है और इसमें धुआं बहुत ज़्यादा होता है और इसमें ताप बहुत कम प्राप्त होता है। तो पीट जो है सबसे रद्दी कोयला माना जाता है। ठीक है, सब याद रहेगा ना आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में नहीं है से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी मत कीजिएगा आप लोग। प्रश्न देखो, सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि एग्ज़ाम टाइम में सबसे पहले तो आप अपने आप को शांत रखें, क्योंकि अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो फैक्ट आपको भूलेंगे बहुत और विभ्रम की स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा बनेगी। तो पहले तो मन को शांत करिए, जो कुछ भी पढ़िए आप इस पर फोकस मत करिए कि मुझे आज 300 पेज पढ़ लेना है। आप इस पर फोकस करिए कि मैं बिना किसी डाइवर्जन के अब 2 घंटे पढ़ने वाला हूँ और शांत मन से वो सारी चीज़ें पढ़ूंगा जो कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो नंबर आप पेजेस पे मत जाइए कि मुझे 300 पन्ना पढ़ना है, भले ही उसमें से कुछ याद ना हो। जितना पढ़िए सॉलिड और ठोस पढ़िए, उसे आप याद रखिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, बात हो रही है यहाँ पर विषु के बारे में और ग्रीष्म और शीतकालीन अयनांत के बारे में। ठीक है, तो आप जानते हैं ना विषु क्या होता है। विषु मतलब इक्विनॉक्स होता है और अयनांत क्या होता है। देखो दोस्तों, आपको पता है ना, अयनांत का मतलब होता है सोलेस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो यहाँ पर विषु आपको पता ही है कि ये हमारा सूरज अगर है तो इसके चारों तरफ पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है एक अंडाकार परिपथ में। तो 2 बार पृथ्वी जो है बहुत ही करीब रहती है, 2 बार काफ़ी दूरी पर रहती है। जब करीब रहती है तो वो जो समय होता है ये 21 मार्च और ये 22 सितंबर का समय होता है, न कि अगस्त का। तो सी वाला जो है सुमेलित नहीं है। और ग्रीष्म अयनांत जो होता है, ये जो समर सोलेस्टिक होता है, ये कब होता है, तो ये 21 जून को होता है प्लस 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो विषु जो होता है ये 22 सितंबर को होगा, जो कि यहाँ पर 22 अगस्त दिया गया है, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है, जो कि हमारा उत्तर बनेगा। इक्विनॉक्स जो होते हैं दोस्तों, यानी कि विषु की जो स्थिति बनती है यह 21 मार्च और 22 सितंबर को बनती है। इसको आप रट लीजिए, यहाँ पर जो डिटेल में मैं क्लास लूँगा तो आपको सारी प्रक्रिया से अवगत कराऊंगा। समर सोलेस्टिक का टाइम है 21 जून और विंटर सोलेस्टिक का टाइम है 22 दिसंबर। ठीक है, याद रखिएगा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन भी होता है, याद रखिए। विषु यानी कि इक्विनॉक्स और अयनांत यानी कि सोलेस्टिस, यह पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और अक्षीय झुकाव के कारण होने वाली खगोलीय घटनाएं हैं। विषु 2 होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर या 22 सितंबर। और क्या होता है 21 मार्च और 23 सितंबर या 22 सितंबर को, कि दिन रात बराबर होते हैं क्योंकि सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। अयनांत जो होता है ये 21 जून और 22 दिसंबर को होता है। सूर्य कर्क या मकर रेखा पर होता है, जिसमें एक गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और दूसरे में सबसे छोटी रात होती है। ठीक है ना, तो आपको पता ही होगा कि जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है, सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ज्वालामुखी और संबंधित देश। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एकांकागुआ अर्जेंटीना, कोटोपैक्सी इक्वेडोर, एटना इटली में, फुजियामा फिलीपींस में। दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर जो आपका फुजियामा दिया गया है यह फिलीपींस में नहीं बल्कि कहाँ पर स्थित है, तो यह जापान में स्थित है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डी विकल्प आपका सुमेलित नहीं है। बाकी एकांकागुआ अर्जेंटीना में है, यह सही है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वेडोर में है, ये भी सही है। और एटना कहाँ पर है, इटली में है, तो ये भी आपका करेक्ट ही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय संरचना के बारे में यहाँ पर देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कथन है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लगभग नगण्य मात्रा में होता है।
दूसरी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प पृथ्वी की सतह से केवल 200 किलोमीटर की दूरी तक पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं कि सही कथन आपका कौन सा है, तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लगभग नगण्य होगा, ये कथन आपका सही है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल वाष्प जो होते हैं ये पृथ्वी की सतह से केवल 90 किलोमीटर की दूरी तक ही पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 200 किलोमीटर, यानी कि दूसरा कथन आपका गलत है। तो केवल एक आपका सही है, विकल्प ए आपका उत्तर बनेगा। तो पृथ्वी का दोस्तों वायुमंडल जिसमें गैसें हैं, जलवाष्प हैं, धूलकण होते हैं, ये वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग खत्म हो जाती है, नगण्य हो जाती है। कथन एक आपका यहाँ पर करेक्ट है। और इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से लगभग 90 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं, तो कथन दो आपका जो है ये गलत है। तो केवल पहला कथन आपका करेक्ट हुआ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। दोस्तों इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं भारत में, उनकी संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 18 है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट कौन सा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं भारत में कुल मिला के 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। यहाँ पर उनके नाम मैंने लिख दिए हैं पहले से ही। एक तो है आपका हिमालय, विशेषकर जो पूर्वी हिमालय है, यह क्षेत्र अपने अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है। दूसरा है आपका पश्चिमी घाट, तो भारत के पश्चिमी तट के साथ फैला हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में जो इंडेमिक यानी कि स्थानिक प्रजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं। भारत वर्मा क्षेत्र, इसमें उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा शामिल है, और सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र इसमें आता है। यही जो है 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट यहाँ पर माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, तो यहाँ पर बताइए आप। हिमालय और पूर्वी घाट, मैंने आपने देखा था पूर्वी घाट नहीं है। पश्चिमी हिमालय और सुंदरबन दोनों ही नहीं है। पूर्वी हिमालय होता तो संभावना बनती, लेकिन सुंदरबन तो बिल्कुल नहीं, तो दूसरा विकल्प गलत है। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये बिल्कुल आपका सही विकल्प है, तो यानी कि आपका उत्तर विकल्प सी बनेगा, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। और भारत में कुल जैव विविधता हॉट स्पॉट कितने हैं, तो इनकी संख्या 4 है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत वर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, ठीक है ना। अगला है विकिरण की परिवर्तित मात्रा क्या कहलाती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, ये अगर ये हमारी पृथ्वी है तो जो भी सूर्य से जो मतलब यहाँ पर ऊष्मा प्रवेश करती है तो सारी ऊष्मा अंदर ही नहीं रहती है, कुछ मात्रा यहाँ पर परिवर्तित हो जाती है, वापस चली जाती है, ये तो आप जानते ही हैं। और कुछ जो मात्रा है वो पृथ्वी पर रह जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो तापमान वगैरह है वो मेंटेन रहता है। तो परिवर्तित मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं एल्बिडो, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। एल्बिडो क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत। तो पृथ्वी के द्वारा जो दृश्य प्रकाश का प्रतिशत जो परावर्तित होगा उसे कहेंगे पृथ्वी का एल्बिडो। सूर्यातप क्या होता है, सूर्य से आने वाली सौर विकिरण, जितनी भी सौर विकिरण सूर्य से आती है उसे कहते हैं सूर्यातप, सूर्य धन आतप। समताप रेखा क्या होती है दोस्तों, समान तापमान वाले जो स्थान होते हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं समताप रेखा। और वार्षिक सीमा क्या है, सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के औसत तापमान के बीच का अंतर जो होता है ये औसत वार्षिक ताप सीमा होती है, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कारक पृथ्वी पर तापमान वितरण को नियंत्रित करता है। अब ध्यान से देखिए क्या पूछ रहे हैं, कौन सा फैक्टर है, कारक है जो आपकी अर्थ पृथ्वी पर तापमान वितरण यानी कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। अक्षांश, ऊंचाई, महासागरीय धाराएं। तो दोस्तों यहाँ पर अक्षांश तो है ही है, ऊंचाई भी और महासागरीय धाराएं सभी यहाँ पर शामिल रहेंगे। तो ए बी सी तीनों ही आपके सही हैं, सभी 3 विकल्प यहाँ पर आपके उत्तर में शामिल रहेंगे, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। दोस्तों जो आपका तापमान वितरण है उसको मिला के 5 फैक्टर हैं जो कि कंट्रोल करते हैं। एक तो आपका अक्षांश हो गया यानी कि लैटिट्यूड, दूसरी हाइट यानी कि ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायु राशि और महासागरीय धाराएं। ये 5 फैक्टर हैं जो कि तापमान डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है। और यहाँ पर देखिए बस वही सवाल आ गया है, जो सुमेलित नहीं है उसी की पहचान आपको करनी है। जैसे कि चक्रवात हिंद महासागर में, हरिकेन अटलांटिक महासागर में, टाइफून
पूर्वी प्रशांत महासागर में और विली विली ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर जो चक्रवात होते हैं वो हिंद महासागर में आते हैं, ये करेक्ट है। हरिकेन अटलांटिक महासागर में आते हैं, ये भी करेक्ट है। टाइफून दोस्तों ये आता है पश्चिमी प्रशांत महासागर में, न कि पूर्वी में, तो ये आपका गलत है, ये सुमेलित नहीं है, तो यही आपका यहाँ पर उत्तर बन जाएगा। और विली विली आता है ऑस्ट्रेलिया में, ये भी आपका सही है। तो आपका उत्तर क्या है? ऑप्शन सी है। टाइफून दोस्तों कहाँ पर आते हैं? पश्चिमी प्रशांत महासागर में, न कि पूर्वी प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं? ये तेज़ तूफान हैं जो उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर बनते हैं और फिर तट की ओर बढ़ते हैं। ये चक्रवात तूफानी लहरों, शक्तिशाली पवनों और अत्यधिक वर्षा के साथ विशाल क्षेत्रों के लिए विनाशकारी हैं। अब तक की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक ये माने जाते हैं, ठीक है ना। अगला है, वह घटना जब ठोस वस्तुओं की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में नमी जमा हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? मतलब वह घटना जब ठोस वस्तुओं की ठंडी सतहों पर, आपने देखा होगा ना कि जब बहुत तेज सर्दियाँ पड़ती हैं तो अगर बाहर कोई लोहे का खंभा है तो उस पर पानी की बूंदें आपको दिखाई देती हैं, बस वही सवाल यहाँ पर है। तो ठोस वस्तुओं की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जो नमी आपको दिखाई देती है उसे कहते हैं ड्यू, यानी कि ओस। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों ओस के निर्माण के लिए मुख्य रूप से साफ आकाश, क्लियर स्काई, शांत हवा, कॉम विंड और हाई ह्यूमिडिटी ये ज़रूरी होती है। साथ ही साथ लंबी ठंडी रातें भी ज़रूरी हैं। ये स्थितियाँ तापमान को ओशांक, ओस का अंक, ड्यू पॉइंट से नीचे लाने के लिए विकिरण शीतलन, रेडिएटिव कूलिंग को यह बढ़ावा देती है, जिससे हवा में मौजूद जल वाष्प संघनन के कारण पानी की बूंदों में बदल जाते हैं, ठीक है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संवहनी वर्षा के बारे में। अब यहाँ पर देखिए कहा पूछ रहा है कि क्या जरूरी है? वायु का गर्म होना, वायु के ऊपर चढ़ने के लिए पर्वत की उपस्थिति, चक्रवात निर्माण या जल निकाय की उपस्थिति। दोस्तों यहाँ पर संवहनी वर्षा के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या है? तो ये है वायु का गर्म होना। विकल्प ए आपका करेक्ट है। आप जानते हैं कि वायु जो होती है या कोई भी चीज़ अगर गर्म होती है तो थोड़ी हल्की हो जाती है और संवहन धारा के रूप में ऊपर उठती है, ठीक है। और जैसे जैसे यह ऊपर उठती है और फैलती है वैसे वैसे क्या होता है कि अपनी ऊष्मा को खो देती है और परिणाम स्वरूप क्या होता है? संघनन होता है और संचयी बादल बनते हैं, ठीक है। तत्पश्चात क्या होगा? गड़गड़ाहट और बिजली चमकने के साथ भारी वर्षा होगी, यानी कि ऐसी वर्षा होती है जिसमें गड़गड़ाहट भी रहती है और बिजली भी चमकती है, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं रहती है। गर्मियों में या दिन के गर्म हिस्सों में ऐसी वर्षा सामान्य होती है। अब यहाँ पर तो संवहन का मतलब क्या होता है इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि आप एक पानी से भरा हुआ बर्तन जो है ये आप रख देते हैं, किस पर? गैस पे रख देते हैं। तो यहाँ से आग आप जला देंगे। अब ये पानी भरा हुआ है तो नीचे जो पानी का कण होगा ये गर्म होगा, तो गर्म होकर क्या होगा? ये ऊपर की ओर भागेगा। अब ऊपर से क्या होगा? जो ठंडे पानी के कण हैं नीचे की तरफ आएंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है? नीचे का जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर का आएगा नीचे की तरफ, तो एक धारा यहाँ पर बनने लगती है, ठीक है। इसे कहते हैं संवहनी धारा, ठीक है। और इस प्रकार से जो वर्षा होती है उसे कहते हैं संवहनी वर्षा। अब आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से आकाश में सबसे ऊंचे मेघ हैं? मेघ मतलब बादल। सबसे ऊंचाई पर कौन से बादल पाए जाते हैं? वर्षा मेघ, स्तरीय मेघ, पक्षाभ मेघ या फिर कपासी मेघ। दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर जो बादल होते हैं उन्हें कहा जाता है पक्षाभ मेघ, यानी कि साइरस क्लाउड, ठीक है। तो साइरस क्लाउड यानी कि पक्षाभ मेघ। तो पक्षाभ मेघ दोस्तों ये 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर बनने वाले सबसे ऊंचे मेघ हैं। जब आप जानते हैं ना, जब आप कभी वायुयान से, एरोप्लेन से आपने यात्रा की होगी तो ऊपर जाके जब अगर आप खिड़की की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि रुई के जैसे चीज़ें जो हैं वो तैर रही हैं, वही होते हैं आपके पक्षाभ मेघ, यानी कि साइरस क्लाउड जो होते हैं वही होते हैं। तो ये 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर बनने वाले सबसे ऊंचे मेघ हैं। ये पतले तथा बिखरे बादल होते हैं, पंख के समान लगते हैं, इनका रंग हमेशा सफ़ेद होता है। वहीं पर दोस्तों याद रखिएगा कपासी मेघ के बारे में भी, ये भी बहुत ज़रूरी है। कपासी मेघ क्या होता है? इन्हें कहते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स, ठीक है। तो रुई के ढेर या फूलगोभी के आकार वाले घने सफ़ेद और लंबवत विकसित बादल, जिनका आधार समतल और ऊपरी हिस्सा गुंबदाकार होता है, ठीक है। यानी कि ये इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। और ये आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अक्सर साफ मौसम का संकेत देते हैं, लेकिन विकसित होने पर ये मूसलाधार बारिश, कपासी वर्षा मेघ का कारण भी बन सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि महासागरों में उत्पन्न होने वाले ज्वार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। महासागरों में जो टाइड आते हैं, ज्वार आते हैं, उनके बारे में यहाँ पर दो कथन हैं कि लघु ज्वार तब घटित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है। दूसरी बात कर रहे हैं कि बृहद ज्वार तब घटित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से समकोण पर होते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन ही पलट दी गई है दोस्तों। लघु ज्वार तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से समकोण पर होते हैं, तब होता है लघु ज्वार। जबकि बृहद ज्वार कब होता है, तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दे दिया है, तो कोई भी सही आपका नहीं है। विकल्प डी आपका यहाँ पर उत्तर है। बृहद ज्वार स्प्रिंग टाइड्स क्या होता है, तो ये अमावस्या और पूर्णिमा को आते हैं जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तब आता है स्प्रिंग टाइड्स। इसमें क्या होता है, अधिकतम गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ऊंचे ज्वार आते हैं। लघु ज्वार क्या होता है, जिसे आप नीड टाइड्स कहते हैं, ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं, जिससे आकर्षण बल संतुलित होकर निम्न ज्वार आता है। ठीक है। तो ये बृहद ज्वार, स्प्रिंग टाइड्स और लघु ज्वार, नीप टाइड्स में जो डिफरेंस है इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस झील की लवणता सबसे अधिक है। लेक वान, मृत सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक या फिर कैस्पियन झील। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है किस झील की लवणता सर्वाधिक है, तो लेक वान झील। ये कहाँ पर है, ये तुर्की में स्थित है। वान लेक या लेक वान जो भी कहें आप। ठीक है। वान लेक का मतलब आप जानते हैं झील होता है, तो वान झील जो है ये कहाँ पर है, तुर्की में स्थित है। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसकी जो लवणता है दोस्तों वो 330 प्रति हजार है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा लवणी झील मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे तो जो तुर्की में मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि जो वान झील है इसकी जो लवणता है 330 है। मृत सागर की कितनी है, 238 है। ग्रेट सॉल्ट लेक की 220 है। कैस्पियन झील की कितनी है, 12.8 है केवल। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। और तुर्की की वान लेक, लेक वान और कैस्पियन सागर दोनों ही खारी अंतर्देशीय झीलें हैं, लेकिन आकार, स्थान और खारेपन में काफ़ी अंतर है। वान लेक तुर्की की सबसे बड़ी क्षारीय अल्कलाइन झील है, जबकि कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल निकाय यानी कि झील है। ठीक है ना। अगला है कि उत्तर प्रदेश में मृदा और उनके स्थानीय नामों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर देखिए मिट्टी का नाम दिया गया है और उनका जो स्थानीय नाम होता है उनके बारे में दिया गया है, ये आपको मैच कराना है। और कह रहे हैं कि यहाँ पर नीचे जो कोड दिया गया है इसके आधार पर आपको सही से मैच करा देना है। तो चलिए, जलोढ़ मिट्टी का स्थानीय नाम दोस्तों होता है कछारी मिट्टी, ये करेक्ट है आपका। खादर मिट्टी को मटियार मिट्टी भी कहते हैं, करेक्ट है। बांगर मिट्टी को उपरहार कहते हैं, ये भी सही है। लवड़ी मिट्टी जो होती है इसे रेह कहते हैं, ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कुछ अन्य नाम भी हैं मिट्टियों के, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी को जलोढ़ तो कहते हैं, साथ ही साथ इसे कछारी भी कहते हैं। खादर मिट्टी जो होती है इसको कछारी भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, जलोढ़ को भी कहते हैं कछारी, खादर को भी कहते हैं कछारी। ठीक है। और ये दोमट मिट्टी खादर मिट्टी को ही कहते हैं। मटियार मिट्टी खादर को कहते हैं। पांसू और बलुई मिट्टी ये होती है खादर मिट्टी। जबकि बांगर मिट्टी ये उपरहार, दोमट, मटियार और बलुई दोमट के नाम से जानी जाती है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बांगर को क्या कहते हैं, बलुई दोमट कहते हैं। ठीक है। जबकि खादर को केवल दोमट कहते हैं। ठीक है। तो लवणी और क्षारीय मृदाएं जैसे कि रेह, बंजर, ऊसर, कल्लर और थूर जो होते हैं, इनकी जो मृदा होती मिट्टी होती है वो लवणी और क्षारीय होती है। बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहाँ पर जो लाल मृदा होती है उसे पुरुना या राकर कहते हैं। और बुंदेलखंड क्षेत्र में जो काली मृदा होती है उसे मार, काबर, रेगुर, कपासी मृदा भी कहते हैं। विंध्य क्षेत्र की मिट्टी को कहते हैं मोंटा या भोंटा। ठीक है। तो ये सब नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, कितने लोग बताएंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है दोस्तों, कुल मिला के कितने हैं। चलो मैं विकल्प देता हूं, आप गेस करना। 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, कितने हैं बताओ फटाफट। तो सही जवाब है 6 हैं। ठीक है। तो इसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शामिल है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी शामिल है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ भी शामिल है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों शामिल हैं। इन तीनों के अलावा जो बाकी 3 और केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो कि यूपी में स्थित हैं
उनके नाम क्या हैं? तो देखो उनके नाम इस प्रकार से हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया आपका, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय हो गया, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ये कुल मिला के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में स्थित। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में बात की जा रही है, लेकिन सवाल क्या है कि ये ऐसी परियोजना के बारे में आपको बताना है जो कि बेतवा नदी पर स्थित हो। ठीक है, तो सीतरा जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये बेतवा नदी पर ही है। पारिछा जल विद्युत परियोजना ये भी बेतवा नदी पर है। राजघाट जल विद्युत परियोजना भी बेतवा नदी पर है। लेकिन सुमेरा जल विद्युत योजना ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये तो पहले तो आप ये समझिए इसकी लोकेशन क्या है, अलीगढ़ है, और अलीगढ़ में बेतवा नदी तो है नहीं, वहाँ पर कौन सी नदी है? गंगा नदी है। तो ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सुमेरा जल विद्युत परियोजना गंगा नदी पर अलीगढ़ में स्थित है। तो विकल्प सी आपका सही है, क्योंकि ये जो परियोजना है यह बेतवा नदी पर नहीं है। दोस्तों बात करें अगर जैसे कि बेतवा नदी पर माता टीला जल विद्युत परियोजना यह बेतवा नदी पर ललितपुर में स्थित है। पारिछा जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है। राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है, ललितपुर में स्थित है। ठीक है, तो बेतवा नदी पर मुख्य रूप से ये 3 परियोजनाएं हैं, माता टीला, पारिछा और राजघाट। जबकि एक शीतला परियोजना भी है, ये भी बेतवा नदी पर ही है, ये भी झांसी में ही स्थित है। तो 4 आपको याद रखना होगा, माता टीला, पारिछा, राजघाट और शीतला। सुमेरा गंगा नदी पर स्थित है, अलीगढ़ में स्थित है। और सोनभद्र में रिहंद नदी पर रिहंद जल विद्युत परियोजना और ओबरा जल विद्युत परियोजना, दोनों जो परियोजनाएं हैं ये रिहंद नदी पर सोनभद्र में स्थित हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है, ये करेक्ट है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, सही है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में स्थित है, ये भी आपका करेक्ट है। और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान बता रहे हैं ये प्रयागराज में स्थित है, जो कि आपका गलत है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कितने लोग जानते हैं भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए आगे मैं बताता हूँ, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। अब उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख संस्थान हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी एक संस्थान आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, और अगर आप रटे नहीं रहेंगे तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं आपको सारे बताता हूँ, अब इनको पढ़ना, इनका रिवीजन करना, ये आपका काम है। ठीक है, देखिए भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान मिलेगा कहाँ पर आपको? तो मिलेगा दोस्तों आपको ये लखनऊ में। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान मिलेगा लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान मिलेगा आपको लखनऊ में। ठीक है, इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में ही मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय शर्करा यानी कि शुगर अनुसंधान संस्थान ये है आपका कानपुर में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो फुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमें 9452252260 पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद बीरबल साहनी पुरातात्विक विज्ञान संस्थान ये मिलेगा आपको कहाँ पर? लखनऊ में मिलेगा। और अभी देखिए ऊपर मैंने बताया था भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है जो कि इज्जत नगर बरेली में स्थित है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान मिलेगा कहाँ पर? वाराणसी में, जो कि ऊपर दिया गया था प्रयागराज में, वास्तव में कहाँ पर स्थित है? तो ये बनारस में स्थित है भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान मिलेगा आपको झांसी में, और झांसी में ही भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है। तो 2 संस्थान हैं, कृषि वानिकी अनुसंधान चारागाह और चारा अनुसंधान, ये जो दोनों संस्थान हैं ये झांसी में स्थित हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में आप गन्ना खूब पी रहे होंगे, गन्ने का जूस, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान ये मिलेगा आपको लखनऊ में। ठीक है, इज्जत नगर में क्या है दोस्तों? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इज्जत नगर में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, साथ ही साथ आप देख रहे हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। तो पशु और पक्षी दोनों से संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है दोनों ही इज्जत नगर में स्थित हैं। ठीक है, तो पशु पक्षियों को इज्जत कहाँ मिलती है? इज्जत नगर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान मिलेगा आपको कानपुर में। सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। हरिश्चंद्र शोध संस्थान, देखो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, हरिश्चंद्र घाट जो है ये भले वाराणसी में है, लेकिन शोध संस्थान ये प्रयागराज में स्थित है।
केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान मिलेगा आपको कहाँ पर, लखनऊ में। जबकि केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान, जिसे आप जानते हैं CMAP के नाम से, तो CMAP दोस्तों कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में ही स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG, ये मिलेगा आपको मथुरा में। राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान मिलेगा आपको नोएडा में। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक संस्थान मिलेगा आपको प्रयागराज में। केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, ये सहारनपुर में है। भदोही में क्या है, कालीन, यानी कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है। और नोएडा में क्या है, राष्ट्रीय जैविक संस्थान, ये कहाँ पर है, नोएडा में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर स्थित NTPC के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। मतलब जो NTPC के संस्थान हैं वो यूपी में किस स्थान पर स्थित हैं, ये आपको बताना है। ये आपकी सूची 1 है जिसमें NTPC का नाम दिया गया है, दूसरी में उसकी लोकेशन दी गई है। तो जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं, हरदुआगंज मिलेगा आपको कहाँ पर, अलीगढ़ में मिलेगा। अनपरा मिलेगा आपको कहाँ पर, सोनभद्र में। टांडा ये अंबेडकर नगर में स्थित है। और आंवला ये जो स्थान है ये मिलेगा आपको बरेली में। ठीक है। तो 2 3 4 1 वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1 जो कि विकल्प डी में दिया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में नहीं है। तो ताजमहल दोस्तों ये शामिल है, आगरा का किला भी शामिल है, फतेहपुर सीकरी भी शामिल है, लेकिन सारनाथ का मंदिर अभी तक शामिल नहीं है। तो आपका जो उत्तर है ये विकल्प डी बनेगा। देखो दोस्तों ये सच है कि सारनाथ जो कि वाराणसी के आसपास में है, तो वर्तमान में यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, लेकिन यह 1998 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। भारत सरकार ने 2025-26 में सारनाथ को आधिकारिक तौर पर नामांकित किया है और इसे अस्थायी दर्जा दिलाने के प्रयास चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो धौलावीरा, रानी की वाव, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल दोस्तों इसमें ये पाँचों शामिल हैं आपके, 1 2 3 4 5 सभी शामिल हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो कंचनजंगा है ये एक मायने में विशेष है, क्योंकि कंचनजंगा जो है ये प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक भी है। ठीक है। तो ये 3 नंबर थोड़ा सा स्पेशल है आप लोगों के लिए, हालांकि शामिल सभी हैं, 1 2 3 4 5 इसमें शामिल हैं। धौलावीरा को 2021 में शामिल किया गया था जो कि गुजरात में स्थित है। रानी की वाव भी गुजरात में है, इसे 2014 में दर्जा मिला था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को ये सिक्किम में स्थित है, इसको दर्जा मिला 2016 में। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, इसको 1985 में। जबकि दोस्तों महाबलीपुरम में स्मारकों का जो समूह है ये तमिलनाडु में स्थित है, 1984 में इसे मान्यता मिली थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मनाए जाने वाले जो महोत्सव हैं और उनके जो स्थान हैं ये आपको मैच कराना था। तो आइए इनको मैच कराते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिठू गंगा महोत्सव ये कहाँ पर मनाते हैं, इसे कानपुर में मनाते हैं। त्रिवेणी महोत्सव दोस्तों ये प्रयागराज में मनाया जाता है। कजरी महोत्सव ये कहाँ पर होता है, मिर्ज़ापुर में होता है। लट्ठमार होलिकोत्सव ये होता है बरसाना में। ठीक है। तो 1 2 4 3 वाला जो विकल्प है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, विकल्प सी आपका उत्तर है। और इस प्रकार से आपके जो 25 प्रश्न पूरे हो रहे हैं। और अब आपके लिए मैं एक प्रश्न यहाँ पर रख रहा हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हालांकि जो आपकी टेस्ट सीरीज है अब रेगुलर आपको मिलती रहेगी और आपके बहुत सारे बूस्टर भी अब आपको लगातार मिलते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आपके लिए प्रश्न ये है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार यूपी उत्तर प्रदेश की जलवायु को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, CWG, CS, DF या फिर ET। तो दोस्तों इसका उत्तर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। और अगर आप फुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड ग्रुप में आना चाहते हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9452252260 पर मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।